बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी विद टीम बनारस में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2018 में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए थे 10 नंबर के, उन सभी को आज हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। और जितने भी रूल्स या जितने भी थ्योरम या कुछ भी थ्योरी वगैरह यूज़ की गई होगी इन क्वेश्चन में, आपको वो कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझ में आ जाने वाली है। तो अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर कीजिएगा जो भी केवीएस का एग्जाम अपकमिंग वाला देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था। चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट का क्या मतलब होता है? विलोम। ठीक, बिल्कुल उल्टा। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा अपोजिट या विलोम। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया था कि फैक्ट, फैक्ट माने क्या होता है? तथ्य होता है। ठीक है, फैक्ट चेक आप एक प्रोग्राम भी देख पाते होंगे अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे। तो इसी तरीके से क्या होती है उसमें कि सत्यता की जांच की जाती है कि क्या ये फैक्ट सही है, क्या ये तथ्य सही है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे समझिए कि इसका अपोजिट पूछा गया है किसका? ये क्वेश्चन है फैक्ट। ठीक, तो यहाँ ऑप्शंस आपके दिए हैं, फिक्शन है, इमेजिनेशन है, रियलिटी है और लाई है। फिक्शन मतलब क्या होता है? अगर आप कोई एक धारावाहिक देखते हैं तो उसके आगे डिस्क्लेमर देता है कि यह कथा पूर्णतः काल्पनिक है ना, तो उसी का मतलब होता है कि वो फिक्शनल ड्रामा है। मतलब कि वो बिल्कुल काल्पनिक है, इसमें कोई सत्यता का लेना देना नहीं है, मतलब उसमें कोई फैक्चुअल डेटा आपको नहीं दिखेगा। ठीक, तो उसी का मतलब होता है फिक्शन, मतलब कि बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, वो वास्तविकता से लेना देना नहीं है, बिल्कुल वो काल्पनिक है। नेक्स्ट देखिए, इमेजिनेशन माने काल्पनिक या कल्पना होती है। थर्ड कह रहा है रियलिटी। रियलिटी मतलब बिल्कुल तथ्य है, इसमें बिल्कुल सत्यता प्रमाणित ये तथ्य है। तो ये देखिए, ये इसका हो जाएगा सिनोनिम। लेकिन हमें क्या पूछा गया है? यहाँ पे अपोजिट पूछा गया है, तो ये चीज़ हमें माइंड में ध्यान में रखनी है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि लाई। लाई मतलब होता है झूठ। ठीक, तो बिल्कुल भी अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रुथ पूछा रहता है, ट्रुथ, ट्रुथ माने सत्य, तो उसका हम लोग लाई लगा सकते थे। बट यहाँ पे फैक्ट पूछा है, फैक्ट, फैक्ट का अपोजिट होगा फिक्शन। ठीक है, फिक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे अगर कोई कथा या कोई भी उपन्यास नॉवेल है, अगर वो क्या है, फिक्शन है, मतलब कि उससे वास्तविकता से लेना देना नहीं है, उसमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई भी जो फैक्ट होते हैं वो नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट फैक्ट का फिक्शन। ठीक, फैक्ट नहीं हो जिसमें तो वो फिक्शन हो जाता है, और जिसमें फैक्ट होता है वो क्या हो जाता है? रियलिटी। ठीक, अगर फैक्ट का यहाँ पे सिनोनिम पूछा रहता तो रियलिटी लगा देते, सिनोनिम मतलब कि पर्यायवाची। और अगर यहाँ पे अपोजिट पूछा है फैक्ट का तो हम क्या लगाएंगे? फ्रिक्शन, सॉरी फिक्शन लगाएंगे। ठीक है, फ्रिक्शन तो अलग चीज हो गई, उसका मतलब होता है घर्षण, है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिक्शन लिखा है तो उसका मतलब अपोजिट हो जाता है फैक्ट का। चलिए देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज करना है, मतलब जो क्रिया का सही रूप। क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं ना, जो होते हैं, जो पास्ट पार्टिसिपल और जो जैसे होता है आपका वांट, वांटेड, वांटेड, इस तरीके से होता है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि वर्ब मतलब कि क्रिया का सही रूप हमको चुनाव करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू। अब यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस है कि हेडमास्टर आपसे चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए फिल होगा आपका वांट्स फिल होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए अब कैसे सही होगा, यहाँ पे देखिए दिया है इज वांटिंग, तो ये किस लिए गलत है? क्योंकि हेडमास्टर इज वांटिंग टू स्पीक टू यू, क्या हेडमास्टर आपसे चाह रहे हैं बात करना? तो ये देखिए गलत होगा, क्योंकि ये एक अच्छा वाक्य नहीं प्रदर्शित कर रहा है, ये एक इम्प्योर या अशुद्ध कह सकते हैं, इनकरेक्ट वाक्य शो हो रहा है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है वॉज वांटिंग, हेडमास्टर आपसे बात करना चाह रहे थे, तो ये भी देखिए गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि वेयर वांटिंग, तो ये तो बिल्कुल टोटली गलत हो जाएगा, क्योंकि हेडमास्टर एक इकलौते पर्सन है, ना कि बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं तब वेयर का यूज किया जाता है, नहीं तो वॉज का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, मतलब कि एक वचन के लिए, और बहुत सारे लोग रहते हैं तब वेयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉन्ट्स, मतलब कि हेडमास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू, मतलब कि हेडमास्टर आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है, तो वॉन्ट्स मतलब कि यहाँ पे एस इसलिए लगा है क्योंकि हेडमास्टर क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सॉरी वर्ब नहीं है, वो करता है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे सिंगुलर अगर सब्जेक्ट हो, मतलब कि एक वचन का करता हो, तो उसके साथ क्या लगाते हैं? एक वचन की ही क्रिया लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए वॉन्ट्स हो जाएगा। और अदरवाइज अगर यहाँ पे अगर
प्लूरल रहता तब यहाँ पे वर लगाते, वर, WERE। नहीं तो अगर सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर करता है तो वहाँ पे वॉज लगाते हैं। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया, ये और ये बिल्कुल भी वाक्य सही नहीं प्रदर्शित कर रहे थे, इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था, ही डैश फॉर 5 आवर्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में फॉर दिख रहा है ना, फॉर दिख रहा है, और फॉर और सिंस इन दोनों चीज़ों में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि ये कहाँ यूज़ होता है। तो इसको आज आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो देखिए ये जो फॉर और सिंस है, तो सिंस का यूज़ हम लोग करते हैं जब हमें वाक्य में निश्चित समय दिखाना हो, कि अगर कोई भी काम एक निश्चित समय से हो रहा है, जैसे सिंस 1992 या 1993 या कुछ भी, तो ये एक आपको निश्चित समय दिख रहा है ना कि हाँ 1992 से ही ये चीज़ की जा रही है ना। तो यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर फॉर का यूज़ किया जाए तो फॉर का यूज़ हम लोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पर ही है फॉर 5 आवर्स, है ना। 5 आवर्स मतलब हमको ये नहीं पता कि ये 5 आवर्स किस दिन है या किस समय में है या कौन से सन में है। तो यहाँ पे ये अनिश्चितता बताने के लिए, अनसर्टेनिटी बताने के लिए, मतलब कि समय की जो ये कुल अवधि है, ये टाइम ड्यूरेशन खाली बताने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर। और अदर जो चीज़ें निश्चित होती हैं, बिल्कुल सर्टेन होती है कि हाँ ये हुआ ही है या तब से ये, या 1992, 93, जितने भी ईयर वाली चीज़ें होती हैं, तो वो बताने के लिए, निश्चितता बताने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आपको मैं बताऊं कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो ये टेंस में यूज़ किया जाता है। टेंस जैसा कि आपको पता है 3 टाइप का होता है टेंस। कौन कौन सा, प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है और फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के ही 4-4 टाइप्स होते हैं, तीनों ही 4-4 प्रकार के होते हैं, ठीक। प्रेजेंट में क्या होते हैं 4 टाइप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज करते हैं, प्लस हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हैज़ बीन, हैव बीन और सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो बस इसी चीज़ की यहाँ पे बात की गई है कि ही डैश फॉर 5 आवर्स, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको हैज़ बीन किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिख रहा है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज़ बीन स्लीपिंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि सिंस और फॉर किस में यूज़ होता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है या मतलब सहायक क्रिया क्या लगती है, हैज़ बीन या हैव बीन। हैव किसके साथ लगता है, ये लगता है प्लूरल, मतलब कि बहुवचन कर्ता या सब्जेक्ट के साथ। और यहाँ पे देखिए ही है, ही एक वचन या सिंगुलर है, तो इसलिए लगाएंगे हम हैज़ बीन, ओके। अब देखिए अगर यहाँ पे हैव लगना होता तो यहाँ पे क्या रहता, ही की जगह दे रहता, ठीक है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंस और फॉर का यूज़ आपको नहीं भूलना है, ठीक। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट विथ द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। तो देखिए ये जो अंडरलाइन पार्ट आपको यहाँ से ये पूरा दिख रहा होगा ना, ये वाला चीज़, आई शैल हैव मच प्लेजर, ये अंडरलाइन है ना, इसकी जगह पर बोल रहा है कि आपको इम्प्रूव करना है। मतलब कि ये अशुद्ध लिखा हुआ है, आपको इन चारों ऑप्शंस में से बिल्कुल जो शुद्ध है, बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है, वहाँ पे आपको ये फिल करना होगा, ये जो अंडरलाइन स्पेस है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आई शैल हैव मच प्लेजर की जगह इन चारों ऑप्शन में से क्या फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे आई हैव मच प्लेजर। देखिए ये तीनों ऑप्शन किस लिए गलत है इसको भी हम समझेंगे। देखिए कह रहा है कि आई, यहाँ पे क्या हम लोग भर सकते हैं, आई कांट हैव मच प्लेजर। अगर आपको कोई डिनर के लिए मतलब रात के खाने के लिए इन्वाइट कर रहा है या इन्विटेशन भेज रहा है, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्लेजर मतलब होता है आनंद, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल ये नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो ये इसलिए गलत हो गया। आई एम हैविंग, यहाँ पे हैविंग का कोई यूज़ नहीं है, हैविंग का अलग सेंटेंसेस में यूज़ होता है, तो यहाँ पे हैविंग का कोई यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे आई मे हैव प्लेजर, यहाँ पे देखिए संभावना होती है, मतलब कि पॉसिबिलिटी आप व्यक्त करते हैं अगर किसी सेंटेंस में आप मे लगाते हैं, ठीक है। तो आई मे हैव मतलब कि मुझे हाँ
खुशी हो सकती है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, अगर आपको कोई खाने पे निमंत्रण देता है तो आप तो खुशी होते हैं ना, तो इसलिए आप लगाएंगे आई हैव मच प्लेजर, मतलब कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपका इन्विटेशन टू डिनर, मतलब कि आपके घर आने के लिए, डिनर करने के लिए मैं आपका जो इनविटेशन या निमंत्रण है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मुझे इस चीज़ की क्या है, प्लेजर है, मतलब कि खुशी है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या आया था, इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट विथ द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड दैट द रॉबर्स मेड गुड देयर स्केप। यहाँ पे देखिए अगर आपको कहीं पे भी दिखे कि नो सूनर आया है और डिड आया है, देखिए पहला ही आप यहाँ पे पकड़ लीजिए डिड के साथ हमेशा ये जो क्रिया रहेगी, क्रिया वर्ब, वो क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अराइव्ड है, या तो ये सेकंड फॉर्म हो सकता है वर्ब का, या तो ये थर्ड फॉर्म हो सकता है। ठीक है, जैसे बाई होता है, बाई तो बाई का होता है ना बॉट, तो इस तरीके से बाई क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज़ में डिड लगाते हैं, मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट का ये सेंटेंस हो जाता है, तो वहाँ पे हम अराइव लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अराइव लगाएंगे, ईडी बिल्कुल ये खत्म हो जाएगा, सॉरी डी बिल्कुल ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अराइव की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है ARRIVE। जहाँ पे भी डी लगा है डिड के साथ वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमें और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि डिड अगर आया है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अराइव लगेगा, अराइव्ड बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रॉबर्स मेड गुड देयर स्केप। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ था, द इडियम गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 पॉसिबल मीनिंग्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ये ईडियम आया था, जैसे आप मुहावरे लोकोक्तियां वगैरह पढ़ते हैं ना हिंदी में, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश में है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो इसका क्या करेक्ट मीनिंग होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरेगुलरली। ठीक है, इरेगुलर अगर कोई चीज़ होती है मतलब कि अनियमित, जैसे कि आपकी जो हार्ट बीट है, या तो आपने अगर जैसे ECG वगैरह या जो होती है ना कार्डियोलॉजी वगैरह में करवाते हैं, देखिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे डॉक्टर की उनकी मशीन में ऐसे कुछ दिखाई देती है, तो वो क्या कहते हैं कि ये जो मशीन में ऐसे ये चल रही है बीट्स वगैरह ऐसे ऐसे करके, तो वो इरेगुलर है। ठीक है, तो वो मतलब कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आया था क्या, इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। तो देखिए अंडरलाइन वर्ड ये जो सुपरफिशियल है, इसका करेक्ट आंसर या करेक्ट मीनिंग इन चारों ऑप्शन में से ऐसा क्या होगा। तो देखिए सुपरफिशियल का मतलब होता है ना बिल्कुल उथला, मतलब कि बिल्कुल छिछला टाइप में, जैसे वो बहुत ज़्यादा जानकारी या इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक क्षमता उसके अंदर न हो, कुछ इस तरीके की जो हम अगर किसी को बोलते हैं ये बहुत उसका परफॉर्मेंस, मतलब कि उसका जो परफॉर्मेंस था वो ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल था, मतलब कि कुछ ज़्यादा खास नहीं था, मतलब ठीक ठाक ही था, है ना, तो उसको कहते हैं शैलो। यहाँ पे देखिए एक्सीलेंट नहीं होगा, एक्सीलेंट तो तब कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था, तो बट एक्सीलेंट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, सुपरफिशियल का करेक्ट आंसर या मीनिंग या अर्थ तो ये होगा शैलो मतलब कि होता है कम भरा हुआ, या कहते हैं ना कि थोड़ा छिछला है, बहुत ज़्यादा उसके ज़्यादा दिमाग नहीं है, ठीक ठाक है एवरेज टाइप में, तो ये हो जाएगा शैलो। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आया था जो, इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव एन एरर, चूज द वन विच हैज़ द एरर इफ एनी। तो देखिए ये एक सेंटेंस है, इसमें एक किसी भी पार्ट में, मतलब ये देखिए ए पार्ट ये है इट इज़ हाई टाइम, बी पार्ट है दैट वी सेंड, द आंसर सी पार्ट है, और टू द स्क्वायर डी पार्ट है। तो इन चारों ABCD पार्ट में से किसी भी 4 पार्ट्स में एरर्स हो सकते हैं, मतलब कि गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए इट इज़ हाई टाइम, देखिए क्या लिखा है, इट इज़ हाई टाइम दैट वी सेंड, देखिए यहीं पे गलती है, सेंड नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, सेंट होगा, सेंट। ठीक है, सेंट वर्ब की अगर आपने फॉर्म याद की होगी तो आपको कंप्लीटली याद होगा, तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखते हुए पता चल जाएगा कि यहाँ पे सेंड नहीं होगा, क्योंकि हाई टाइम अगर कहीं आता है तो यहाँ पे ये देखिए दैट भी नहीं लगेगा, यहाँ पे सेंट लगेगा। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में गड़बड़ी है, तो ये बी वाले में गड़बड़ी है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यहाँ पे सेंड के बजाय क्या होना चाहिए था, सेंट होना चाहिए था, मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए थी। ठीक है, सेंड तो फर्स्ट फॉर्म हो गई और सेकंड फॉर्म क्या हो गई, सेंट। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा था, इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज फॉलोड बाय 4 एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशंस, चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड। तो देखिए ये ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स का करेक्ट चारों में से मीनिंग क्या होता है। तो देखिए ऑर्थोडॉक्स माने रूढ़िवादी, जो बहुत ही पुरानी सोच को पकड़ के बैठा हो कि नहीं लड़कियां को नहीं पढ़ना चाहिए तो नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कियों को सिर्फ चूल्हा चौका करना चाहिए तो वही करना चाहिए। तो वो क्या है, बिल्कुल रूढ़िवादी उसकी थॉट्स है या थिंकिंग है या सोच है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि वन हु होल्ड्स स्टैब्लिश्ड ओपिनियंस, मतलब कि एक बार जो स्थापित कर दी गई हो कोई ओपिनियन या विचार, बस वो उसी को पकड़ के बैठा है, तो वो कैसा व्यक्ति है, वो ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ही रूढ़िवादी है, पुराने ख्यालों की सोच रखने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ था, पूछा था इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड followed by 4 explanatory expression, choose the expression which best describes the word। तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ पूछी गई है कि explicit का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट यहाँ पे वर्ड दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक्सप्लिसिट को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, मतलब कि ऐसा कोई कथन जो बिल्कुल सत्य हो, बिल्कुल मतलब क्लियर स्पष्ट हो, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। बिल्कुल मतलब कि क्लियर, उसमें कोई ना नहीं कुछ भी मिथ की कोई भी गुंजाइश ना हो, बिल्कुल वो एब्सोल्युटली क्लियर हो, बिल्कुल स्पष्ट हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सी सही हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा सेशन यहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। थैंक यू।